हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, जिसको हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। और ये जिंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। तो चलिए देखते हैं जिंक सल्फाइड का कैसा स्ट्रक्चर आता है। तो इसके लिए हम रेडियस रेशियो रूल लगाएंगे। जिंक आयन की रेडियस होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम और सल्फाइड आयन की रेडियस होती है 1.84 एंगस्ट्रॉम। तो जब हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे, जो कि होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, तो ये आएगा 0.74 अपॉन 1.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.40 आएगा। तो देखिए रेडियस रेशियो यहां पे आ रहा है 0.40 और ये जो रेडियस रेशियो है ये हमारा 0.225 और 0.414 के बीच में लाई कर रहा है। तो इट लाई बिटवीन 0.225 एंड 0.414। अब ये जो रेंज आ रही है 0.225 से 0.414, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की रेंज है। यानी यहां पे जो जिंक आयन होंगे वो क्रिस्टल के अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उनको ऑक्युपाई करेंगे। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक आयन है, these ions prefer to occupy tetrahedral voids in CCP यानी FCC lattice of सल्फाइड आयंस। मैंने आप लोगों बच्चों ये बताया था कि जो एनायंस होते हैं वो बिगर आयंस होते हैं, तो वो लोग क्लोज पैकिंग करते हैं और उस क्लोज पैकिंग में जो वॉइड आते हैं छोटे छोटे, उसमें कैटायन चले जाते हैं, क्योंकि कैटायन साइज में काफी छोटे होते हैं और वॉइड भी छोटा ही होता है। तो कैटायन वॉइड को ऑक्युपाई कर लेगा। और कैटायन किस वॉइड को ऑक्युपाई करेगा, ये चीज कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस डिसाइड करती है, जिससे रेडियस रेशियो आता है। तो यहां पे जो रेडियस रेशियो है उसके हिसाब से जो जिंक आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगा इन एफसीसी लैटिस ऑफ सल्फाइड आयंस। तो चलिए हम लोग बनाते हैं जिंक सल्फाइड की यूनिट्स है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो सल्फाइड आयन है वो एफसीसी लैटिस फॉर्म करेगा। तो सल्फाइड आयन ऑक्युपाई करेगा ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर ऑफ क्यू, ठीक है। और जो जिंक आयन होंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक आयन कितने परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करते हैं, 100%, 50%, 25%। तो पहले चलो हम लोग ये पता करते हैं कि जिंक आयन कितने परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड इस यूनिट सेल में ऑक्युपाई करेंगे। देखिए जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला है ZnS। इसका मतलब नंबर ऑफ जिंक आयन और नंबर ऑफ सल्फाइड आयन, इनके बीच में रेशियो 1:1 होना चाहिए। अब क्योंकि सल्फाइड आयन में एफसीसी लैटिस फॉर्म किया है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस आएंगे पर यूनिट सेल वो आएंगे 1/8 इंटू 8। आप सब जानते हैं कॉर्नर का शेयर 1/8 होता है और नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं, प्लस हाफ इंटू 6। ये भी मैंने बताया था कि फेस सेंटर का शेयर 1/2 होता है और नंबर ऑफ फेसेस 6 होती है। तो यहां से जो नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस आएंगे पर यूनिट सेल वो 4 आएंगे। अब अगर फॉर्मूला ZnS मेंटेन रहना है तो जिंक आयन भी 4 ही आने चाहिए। अब देखिए जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं एफसीसी में वो होते हैं 8, क्योंकि फॉर्मूला
मैंने बताया था 2n, और FCC में n की वैल्यू होती है 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8। अब जरा सोचिए, अगर जिंक आयन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर लेगा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक वॉइड में एक ही आयन जाता है। अगर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है और इन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को जिंक आयन ऑक्युपाई कर रहा है, तो हर टेट्राहेड्रल वॉइड में एक जिंक आयन जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जिंक आयन 8 आ जाएंगे। और अगर जिंक आयन 8 आए, सल्फाइड आयन 4 है, तो फॉर्मूला ZnS तो नहीं आएगा बल्कि Zn2S आएगा। तो ZnS फॉर्मूला मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई होने चाहिए वो 8 की बजाय 4 होने चाहिए। इसका मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जिंक आयन पर यूनिट सेल इस तरह से यहां पे आ जाएंगे 50% ऑफ 8 यानी 8/2 यानी 4। इसका मतलब देखिए 4 सल्फाइड आयंस और 4 जिंक आयन, यानी फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड विल बी ZnS। क्योंकि रेशियो कितना आ रहा है 4 सल्फाइड आयन है, 4 जिंक आयन है, तो रेशियो कितना हुआ 1:1। तो जो फॉर्मूला आएगा जिंक ब्लेंड का वो ZnS आएगा। और केमिकल बॉन्डिंग भी कहती है कि ZnS का फॉर्मूला, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS होना चाहिए, क्योंकि जिंक की भी वैलेंसी 2 होती है और सल्फर की भी वैलेंसी सल्फाइड आयन में 2 होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग से भी फॉर्मूला ZnS आना चाहिए, और यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट से भी फॉर्मूला ZnS आ रहा है। तो यहाँ पे दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, लोकेशन ऑफ सल्फाइड आयन और लोकेशन ऑफ जिंक आयन। और ये भी ध्यान रखना है कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं बल्कि 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई होते हैं। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल 4 आ गए और नंबर ऑफ जिंक आयन भी पर यूनिट सेल 4 आ गए, फॉर्मूला ZnS आ गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ZnS पर यूनिट सेल आर देयर, तो आंसर होगा 4। तो यहां से हम लोग ZnS की डेंसिटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ ZnS होगा, डेंसिटी ऑफ ZnS का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4m/Na AQ। डेंसिटी ऑफ ZnS ये होगा रो इक्वल टू 4 × m/Na AQ। मैंने आपको NaCl और CaCl की भी डेंसिटी बताई थी। NaCl में भी 4 फॉर्मूला यूनिट्स थी, तो सेम फॉर्मूला आया था। लेकिन सीजियम क्लोराइड में एक फॉर्मूला यूनिट थी, तो 1m/Na AQ आया था। ठीक है, अब ZnS में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स आ रही हैं 4, तो यहाँ पे भी 4m/Na AQ होगा, जहां पे m होगा ZnS का मोलर मास, Na है एवोगाड्रो नंबर और A होगा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं ZnS की यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे इस तरह से, एक क्यूब बनाएंगे और इस क्यूब में सल्फाइड आयंस को ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे प्लेस कर देंगे। ये है सल्फाइड आयंस जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लैक स्फीयर से। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में हमको जिंक आयन को प्लेस करना है, और जिंक आयन की लोकेशन क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि FCC लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे पाए जाएंगे। तो देखिए मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं टेट्राहेड्रल वॉइड की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे NaCl में मैंने बताया था लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
तो यहाँ पे मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को अगर हम मिला के लाइन खींच दें, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन वो लाइन है जो दो अपोजिट कॉर्नर को मिला रही है। इस लाइन को बॉडी डायगोनल कहते हैं। और अगर हम इस बॉडी डायगोनल से √3a/4 डिस्टेंस पे आए, यानी यहां पे कहीं, देखिए बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √3a होती है, उसका 1/4 करेंगे तो √3a/4 डिस्टेंस आएगी। देखिए ये एकदम मिड पॉइंट है √3a/2 डिस्टेंस पे, और ये इस डिस्टेंस का हाफ है, यानी √3a/4 डिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो यहां पे मैंने वॉइड बनाया है, ये 4 सल्फाइड आयन से कनेक्टेड है। एक तो ये सल्फाइड आयन, दूसरा ये सल्फाइड आयन, तीसरा ये सल्फाइड आयन, और चौथा ये सल्फाइड आयन। तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखिए बन रही है इस तरह से। अगर हम इनको जोड़ दें, ज्वाइन कर दें, तो देखिए ये जो ज्योमेट्री बन रही है एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। आप ध्यान से देखिए, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पाया जाता है, बॉडी डायगोनल पे पाया जाता है। और दूसरी बात, ये कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे पाया जाता है, √3a/4, यानी जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है उसकी 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। तो ये जो छोटा सा मैंने आयन बनाया है, जिंक आयन है। अब देखिए, एक तो जिंक आयन की रेडियस कम है, मैंने भी बताया था 0.74 एंगस्ट्रॉम। अगर सोडियम आयन से कंपेयर करें तो सोडियम आयन की रेडियस थी 0.95 एंगस्ट्रॉम, है ना, और सीजियम आयन की रेडियस थी 1.69 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों आयन से जिंक आयन की रेडियस बहुत कम है, लेकिन चार्ज देखिए डबल है। Na+ पे चार्ज 1 यूनिट था, सीजियम पे भी चार्ज 1 यूनिट था। तो एक तो चार्ज डबल है और रेडियस बहुत कम है, ऑलमोस्ट हाफ। तो इससे यहाँ पे जो जिंक आयन की चार्ज डेंसिटी आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज ज्यादा और रेडियस यानी एरिया कम, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, जिंक आयन्स के बीच में रिपल्शन भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर हमने जिंक आयन को फिट कर दिया तो रिपल्सन लैटिस के अंदर बहुत बढ़ जाएगा और क्रिस्टल स्टेबल नहीं आएगा। इसी वजह से जिंक आयन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को नहीं बल्कि 50% टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। और 50% टेट्राहेड्रल वॉइड को कैसे ऑक्युपाई करेगा, देखिए बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड है और टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो हर बॉडी डायगोनल पे एक एक जिंक आयन प्लेस हो जाएगा। जैसे इस वाले बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, इधर से √3a/4 डिस्टेंस पे और इस कॉर्नर से भी √3a/4 डिस्टेंस पे। लेकिन इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड को जिंक आयन अगर ऑक्युपाई करता है तो इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड को जिंक आयन छोड़ देगा, क्योंकि अगर इधर भी जिंक आयन ने इसको ऑक्युपाई कर लिया तो रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा, काफी पास पास आ जाएंगे ना दोनों जिंक आयन। तो एक बॉडी डायगोनल पे एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, लेकिन उन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड में एक टेट्राहेड्रल वॉइड जिंक आयन के द्वारा ऑक्युपाई होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे, एक ऊपर वाले कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे, एक नीचे वाले कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे। लेकिन उन दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड में से सिर्फ एक टेट्राहेड्रल वॉइड जिंक आयन के द्वारा ऑक्युपाई होगा, ताकि जिंक और जिंक के बीच में जो रिपल्सन है वो कम आए और स्टेबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो इस तरह से हम लोग जिंक सल्फाइड की यूनिट सेल बना सकते हैं। 4 बॉडी डायगोनल बना लीजिए, जैसे एक ये बॉडी डायगोनल बन गया, एक ये बॉडी डायगोनल बन गया, एक ये बॉडी डायगोनल बन गया। जैसे हम ये वाला बॉडी डायगोनल बनाते हैं तो इधर से √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ऊपर से भी √3a/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, लेकिन यहाँ पे जिंक आयन होगा और यहाँ पे जिंक आयन
नहीं होगा। एक बॉडी डायगोनल पे एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसको जिंक आयन को ऑक्युपाई करना है। तो देखिए एक जिंक आयन ये आ गया इस वाले बॉडी डायगोनल पे, एक जिंक आयन ये आ गया इस वाले बॉडी डायगोनल पे। ऐसे ही दो और बॉडी डायगोनल बनेंगे जो कि मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज डायग्राम थोड़ा सा खराब दिखने लगेगा। 3D में सोचिए टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक इसको हम इससे मिला दें और एक हम इसको इससे मिला दें। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको यूनिट सेल भी बना के दिखा दी और डेंसिटी के बारे में बता दिया। अब हम लोग देखेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इंटर आयनिक डिस्टेंस वो होगा जिंक आयन की रेडियस प्लस सल्फाइड आयन की रेडियस, और ये आएगी अभी मैंने बताया था √3a/4। ठीक है, कॉर्नर पे सल्फाइड आयन है, कॉर्नर पे सल्फाइड आयन है और यहाँ पे जिंक आयन है, तो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो √3a/4 होगी। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ ऑफ कोर्स 4 आएगा क्योंकि Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन ये भी 4 आएगा, इसीलिए जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर को 4:4 कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एक तो ZnS है ही, दूसरा ZnO, तीसरा CuO और चौथा CuCl और चौथा CuBr एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल्स हैं जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर के, क्योंकि यहाँ पे सबका जो रेडियस रेशियो होगा वो 0.225 से 0.414 के बीच में आएगा। तो ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड।